हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, विशिष्ट बालक का हम तीसरा पाठ यानी विकलांग बालक आज पढ़ते हैं। इससे पहले मैंने आपको दो पाठ पढ़ा दिए हैं। पहले पाठ में मैंने आपको विशिष्ट बालक, प्रतिभाशाली बालक पढ़ा है। दूसरे पाठ में मैंने आपको मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक, बाल अपराध बालक और समस्यात्मक बालक ये पढ़ा है। आज हम पढ़ते हैं दोस्तों तीसरा पाठ यानी विकलांग बालक। विकलांग बालक से कंपलसरी आपको सुपर टेट में 1 से 2 क्वेश्चन मिलने के चांस और यूपी टेट में भी मिलने के पूरे चांस रहते हैं। पिछले लगातार दोनों सुपर टेट में विकलांग बालक से 2-2 क्वेश्चन कंपलसरी आते रहे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहना। देखो, विकलांग बालक किसे कहते हैं, ये पार्ट तीसरा है इसका विशिष्ट बालक का। आज इसको हम खत्म कर देंगे। देखो, विशिष्ट समझते हैं, पहले लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखो, विशिष्ट विकलांग बालक विशिष्ट बालकों की विकलांग बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, जो अपने गुणों के आधार पर अन्य बालकों से भिन्न होते हैं, जिनके लिए विशेष शिक्षा एवं विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। एक अध्यापक को अपनी क्लास में यानी अपनी कक्षा में विकलांग बालक के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए। सहानुभूति दिखानी चाहिए तथा उसके लिए सामान्य बालकों के साथ शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। व्यवस्था की जानी चाहिए। ये है दोस्तों विकलांग बालक। यानी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विकलांग बालकों को विशिष्ट बालकों में शामिल किया जाता है। जी हाँ, क्योंकि मैंने आपको पहले 2 पार्टों में यही बताया कि सामान्य बालक को छोड़कर प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है दोस्तों। यानी सामान्य बालक को छोड़कर चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे तीव्र हो, चाहे प्रखर हो, चाहे पिछड़ा हो, मंद हो, मूर्ख हो, जड़ हो, हीन हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, आपको बस इतना ध्यान रखना कि सामान्य बालक को छोड़कर प्रत्येक बालक कैसा है,
विशिष्ट बालक है। अब विशिष्ट बालकों में शामिल किए जाते हैं, लेकिन विकलांग बालकों को अलग से शिक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। उनके लिए एक सहानुभूति दिखानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक अध्यापक पढ़ाते समय अपनी क्लास में एक छात्र को विकलांग पाता है तो वो उसको इग्नोर ना करे, उसको क्लास से बाहर ना निकाले, यानी उसे उसी क्लास में सामान्य बालकों के साथ पढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए, की जानी चाहिए, और उनके प्रति एक सहानुभूति व्यवहारपूर्ण किया जाना चाहिए, जिससे बालक को ये ना लगे, विकलांग बालक को, कि मेरे प्रति इनका कोई एक द्वेष भावना है, या वो आत्मग्लानि प्रस्तुत करे, अपने आत्मग्लानि अपने आप में महसूस करे, या ये महसूस करे कि टीचर मुझे हे की दृष्टि से देख रहा है। ये था विशिष्ट बालक। अब इसके प्रकार है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके प्रकार पढ़ते, इसके प्रकार से कंपल्सरी दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस हैं कि श्रवण विकलांग किसे कहते हैं, दृष्टिहीन विकलांग किसे कहते हैं, बाक विकलांग किसे कहते हैं, मृगी किसे कहते हैं, ये सब हम, विरूपति बालक किसे कहते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। आप इनको नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। आप लिखते हैं इनके विकलांग बालक के प्रकार। विकलांग बालक के प्रकार देखो दोस्तों, पहला जिससे हम बोलते हैं दोस्तों अंधापन। ये लगातार दोनों बार 100 बटे में एक एक क्वेश्चन लेके आया है। दूसरा श्रवण विकलांगता। तीसरा बाक विकलांगता। अपंग विकलांग या विरूपति बालक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लकवा, मिर्गी या दोहरा। इस वाली वीडियो में इन बालकों को पढ़ेंगे, यानी दृष्टिहीन बालक यानी चक्षु क्षमता किसे कहते हैं, श्रवण विकलांगता किसे कहते हैं, बाक विकलांगता किसे कहते हैं, अपंग यानी विरूपति बालक किसे कहते हैं, लकवा किसे कहते हैं, मृगी या दौरा किसे कहते हैं। इसमें से आपको कंपल्सरी 2 क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। सुपर टेट में, यूपी टेट में भी 1 से 2 आते हैं। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अब सबसे पहले आप इनको नोट कर लीजिए। यानी विकलांग बालक के प्रकार कितने, चक्षु क्षमता, अंधापन, श्रवण विकलांगता, बाक विकलांगता, अपंग विकलांग, विरूपति बालक, लकवा या दोहरा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए आप चक्षु क्षमता, यानी सबसे पहले हेडिंग डालिए यानी अंधापन। सबसे पहले हम इनके जनक की बात करें तो इनके जनक कौन है दोस्तों, लुई ब्रेले। ठीक है, इनकी विधि कौन सी है, ब्रेल लिपि विधि। ठीक है दोस्तों, ब्रेल लिपि। अब माध्यम कौन सा है इनका, स्पर्श के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, एक और आता है सामान्य चक्षु क्षमता। ये होता है 20/70 से 20/200। एक क्वेश्चन आपको दोस्तों यहां से मिल जाएगा। अब देखो, अब मैं थोड़ा लिख दे रहा हूं, या अंधे बालक
उन बालकों को कहा जाता है जो अपने नेत्रों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लाइन से लिखना, सर्वप्रथम लुई ब्रेले ने चक्षुहीन बालकों को स्पर्श के माध्यम से पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि विधि का आविष्कार किया। जिसमें 6 से 8 पॉइंट का या बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैंने जो लिखा है यहाँ से कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस हैं 100% में। अब समझना, सबसे पहले मैंने आपको विकलांग बालक बता दिया कि विकलांग बालक किसे कहते हैं। विकलांग बालक वो बालक होते हैं जो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, जो अपने गुणों के आधार पर अन्य बालकों से भिन्न होते हैं। अब ये तो आपको पता चल गया। अब इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? चक्षु क्षमता यानी अंधे बालक, श्रवण विकलांग, बाक विकलांग, अपंग विकलांग, लकवा या मृगी। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं चक्षु यानी अंधापन, यानी चक्षु क्षमता किसे कहते हैं? अंधापन। अगर उसने पूछा कि अंधे बालक के जनक यानी चक्षुहीन बालकों पर या अंधे बालकों पर सबसे पहले कार्य किसने किया, इसके जनक कौन मानते हैं? लुई ब्रेले। लुई ब्रेले की विधि कौन सी है? ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि विधि में किसके माध्यम से पढ़ते हैं? स्पर्श के माध्यम से। अब उसने पूछा कि सामान्य चक्षु क्षमता कितनी होती है दोस्तों, तो सामान्य चक्षु क्षमता होते हैं 20/70 से 20/200। जब हम अपनी आंख टेस्ट कराने जाते हैं तो जब हमको एक लेंस लगाया जाता है तो आगे शीशा रखा जाता है और उसमें हमें अक्षर पढ़वाए जाते हैं, यानी 20/70 यानी 70 सेंटीमीटर से शुरू हो जाती है हमारी, और 200 सेंटीमीटर तक अगर हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका हम पूर्ण रूप से अंधे हो चुके हैं, फिर उसका इलाज होता है। तो 20/70 से 20/200। कभी कभी कैसा होता है दोस्तों कि ये ऑप्शन देगा 20/70 से 20/100, 20/70 से 20/50, ऐसे ऑप्शन देगा। एक ऑप्शन में ये पूरा आएगा। ठीक है दोस्तों, या कभी कभी वो ऐसे भी दे सकता है। इस ऑप्शन का देखो मैं आपको इधर समझा रहा हूँ, 1 2 3 4। अब उसने पूछा सामान्य चक्षु क्षमता कितनी होती है, तो उसने पहला ऑप्शन दिया 20 से 100, दूसरा दिया 20 से 200, तीसरा दिया 20 से 150 और चौथा दिया 20 से 180। तो 20 से 200 मैंने आपको लिखा है दोस्तों। अगर वो इस पूरे स्टेटमेंट को नहीं दे रहा, पूरे को देगा या तो पूरा इसको देगा, ऐसे नहीं देगा तो 20/200 से ऐसे देगा, यानी जो मैंने लिखा है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 20/70 से 20/200 ये ना आए तो 20 से 200 आएगा। एक ऑप्शन होगा 20 से 100, 20 से 100 है नहीं, 20 से 200 है, 20 से 200 है, 20 से 150 है नहीं, 20 से 180 है नहीं। तो आपको इतना समझना है। अब उसने पूछा कि जो लुई ब्रेले ने जिस विधि का आविष्कार किया था उस विधि में किस माध्यम से पढ़ते हैं, तो स्पर्श के माध्यम से पढ़ते हैं। सर्वप्रथम चक्षुहीन बालकों को किसने पढ़ा है? लुई ब्रेले ने। अब उसने पूछा कि ब्रेल लिपि विधि में कितने बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है, तो 6 से 8 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इनको नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो इनको। अब जो लुई ब्रेले ने जो अंधे बालकों को पढ़ाने के लिए 3 मशीनों का प्रयोग किया था, जो मैं अभी लिख रहा हूं, आप इनको नोट कर लीजिए। चले आगे चलते हैं। अब जो 3 जो मशीन थी वो कौन कौन सी थी, देखो। सबसे पहले दोस्तों आती है
आपटा कोण। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा था दोस्तों का आपटा कोण किस बालक से संबंधित है, चक्षुहीन। यानी देखो इसमें एक छोटा कैमरा होता है जो छपे अंशों को प्रतिबिंबों के रूप में रूपांतरित करता है। यह मशीन प्रति मिनट 5 से 11 अक्षरों को रूपांतरित करती है। जिसमें उंगलियों के स्पर्श से अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी आती है कुर्ज ब्रेल मशीन। देखो इसमें एक छोटा कंप्यूटर होता है जो छपे अंशों को ध्वनि के रूप में रूपांतरित करता है। ठीक है दोस्तों, एक और आता है तीसरा कुर्ज ब्रेल रिकॉर्डर। इस अध्ययन प्रणाली में टेप कैसेट का प्रयोग किया जाता है। टेप कैसेट का प्रयोग किया जाता है। ये 3 मशीन है जो अंधे बालकों को पढ़ाने के लिए प्रयोग किया था। कभी कभी वो क्वेश्चन ये पूछता है कि कुर्ज ब्रेल अध्ययन मशीन या आपटा कोण या कुर्ज ब्रेल रिकॉर्डर किस बालकों को पढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है, अंधे बालकों को। अब ये होता है आपटा कोण, इसमें एक छोटा कैमरा होता है जो छपे अंशों को प्रतिबिंबों के रूप में यानी आपने देखा होगा कुछ ऐसी मशीन होती है जो अक्षरों को उभार देती हैं। सब तो मैंने एक अक्षर लिखा है यहां पर, ये वाला अ, अब उसको वो ऐसे उभार देगी, बिंदी बिंदी करके ऐसे बिंदुओं को ऐसे ऊपर कर देगी। अब ये ऊपर उभराएंगे, फिर हमें इन्हें कैसे पढ़ेंगे, ऐसे।
इस उंगलियों के स्पर्श से जो अध्ययन करते हैं वो कौन सी मशीन कहलाती है? ऑप्टोकॉन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब ये मशीन 1 मिनट में कितने अक्षरों को रूपांतरित करती है? तो 5 से 11 अक्षरों को रूपांतरित करती है। अब सपोज ये पूरा लिखा हुआ है, अब ये मशीन है, इसको पूरा उभार देगी, फिर ये जैसे एक इसका ये सपाट बिल्कुल, लेकिन ये अक्षर ऊपर उभर आएंगे तो हमें ना ऐसे उंगलियों के स्पर्श से माध्यम से इस पर अध्ययन करेंगे, तो वो कौन सी मशीन कहलाती है? ऑप्टोकॉन मशीन कहलाती है। अब कोर्ज ब्रेल अध्ययन मशीन कौन सी होती है? जो ये होता है कंप्यूटर होता है, जो ये जो लिखा है इसको वो ध्वनि के रूप में रूपांतरित करता है, यानी बोल बोल के सुनाता है, तो वो कौन सी होती है? कोर्ज ब्रेल अध्ययन मशीन। कोर्ज ब्रेल रिकॉर्डर मशीन कौन सी होती है? कि इसमें हम पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, टेप कैसेट आपने देखा होगा, पहले बीसीपी और डैग जो चलती थी, तो पहले हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर बाद में उनको हम सुनते हैं। टेप कैसेट तो आपने सुनी होंगी, ये उसमें प्रयोग की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको कंपलसरी 1 से 2 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस है, लेकिन अंधे बालक से कंपलसरी दोनों सुपरटेट में क्वेश्चन आया 1-1। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए। ये था अंधा बालक, अप्रतिम श्रवण विकलांग बालक, नोट कर लो उसको। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों हम। श्रवण विकलांग बालक। देखो, श्रवण विकलांगता कानों के द्वारा सुनने में बाधा उत्पन्न करती है। इस विकलांगता के द्वारा मौखिक शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई होती है। यानी श्रवण विकलांगता किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपने कानों से नहीं सुन पाता है, वो कौन सा व्यक्ति कहलाता है? श्रवण विकलांग कहलाता है। अब एक नोट डाल के लिखेंगे, श्रवण विकलांगता मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, अब देखो एक और लिखेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट लिख दिया मैंने नोट का। अब दूसरा लिखेंगे, श्रवण विकलांगता नब्बे dB, अगर वो हर्ट्ज में पूछे तो 20,000 हर्ट्ज
उससे शुरू हो जाती है। ठीक है, 0 से 90 dB तक व्यक्ति सुन सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर उसने पूछा कि श्रवण विकलांगता किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करती है, यूपी टेट में 3 से 4 बार पूछा गया, तो मौखिक व्यक्ति, सपोज एक व्यक्ति सुन नहीं पा रहा और मैं जो बोल रहा हूं अगर वो सुन नहीं पा रहा तो वो शिक्षा कहां से ग्रहण करेगा। यानी श्रवण विकलांगता किसे कहते हैं, ये कानों के द्वारा सुनने में जो बाधा उत्पन्न करती है। अब किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता, मौखिक अभिव्यक्ति, यानी जो मैं बोल रहा हूं अगर कोई व्यक्ति सुन नहीं पा रहा तो वो कैसे शिक्षा ग्रहण करेगा। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि श्रवण विकलांगता कहां से शुरू होती है, तो श्रवण विकलांगता 90 dB यानी 20, या तो 90 dB होगा या हार्टज में पूछेगा तो 20,000 हार्टज से शुरू हो जाती है। ये बीटीसी के पेपर में पूछा गया है 2 से 3 बार 4 सेमेस्टर में कि श्रवण विकलांगता किस में मापी जाती है, डेसिबल या हार्टज में मापी जाती है। यानी 0 से 90 dB तक तो व्यक्ति सुन सकता है, लेकिन 90 dB से ऊपर व्यक्ति की श्रवण विकलांगता शुरू हो जाती है। तीसरा, श्रवण विकलांगता को डेसिबल या हार्टज में मापते हैं। यानी 90 dB किसके बराबर है, 20,000 हार्टज के बराबर होती है। यानी किस में मापा जाता है, डीबी में, डेसिबल में मापा जाता है। नोट कर लो दोस्तों इसको। अब पढ़ते हैं वाक विकलांगता। आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरी आती है वाक विकलांगता। देखो, किसी व्यक्ति की वाणी या भाषा उसकी मौखिक अभिव्यक्ति की आधारशिला होती है। एक व्यक्ति जो बोलता है उसे दूसरा व्यक्ति जो बोलता है या बोलने की कोशिश करता है तथा उसे दूसरा व्यक्ति समझ नहीं पाता
समझ नहीं पाता है वाक विकलांगता कहलाती है। जैसे अस्पष्ट ध्वनि, हकलाना, तुतलाना। ठीक है दोस्तों, एक नोट डाल के लिखते हैं। वाक विकलांगता मनोवैज्ञानिक कारणों से ग्रसित होती है। यानी जब उसे डर और भय लगने लगता है कि मैं जो बात बोल रहा हूं कहीं वो गलत निकल जाए, तब वो हकलाने और तुतलाने लगता है और अस्पष्ट ध्वनि करने लगता है। तो क्वेश्चन ये पूछा था वाक विकलांगता किसके कारण ग्रसित होती है, तो मनोवैज्ञानिक कारणों से ग्रसित होती है। यानी ऐसा बालक जो कुछ बोल रहा है या बोलने की कोशिश कर रहा है, उसे किसी दूसरा व्यक्ति या अन्य कोई व्यक्ति समझ नहीं पा रहा, वो क्या कहलाती है, वाक विकलांगता कहलाती है। क्वेश्चन ये पूछा था कि वाक विकलांगता किन कारणों से ग्रसित होती है, छात्र में या बालक में या व्यक्ति में, तो मनोवैज्ञानिक कारणों से ग्रसित होती है। नोट कर लो उसको। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब चलते हैं अपंग या विरूपति बालक। नेक्स्ट आता है विरूपति बालक। देखो ऐसे बालक जो शारीरिक अक्षमों के कारण समाज में समायोजन नहीं कर पाते हैं, विरूपति बालक कहलाते हैं। जैसे लूले, लंगड़े, विषमांग बालक और विकृत हड्डियों वाले। यानी विरूपति बालक को अपंग बालक भी कहा जाता है। यानी ऐसे बालक जो शारीरिक अक्षमों के कारण समाज में समायोजन नहीं कर पाते हैं, वो विरूपति या विकलांग बालक या अपंग विकलांग कहलाते हैं। जैसे लूले होते हैं, लंगड़े होते हैं, विषमांग बालक होते हैं। विषमांग बालक वो होते हैं जो
एक से ज़्यादा उनमें विकलांगता पाई जाती है, जैसे आँख भी सही नहीं है, पैर भी खराब है, ये तो विषमांग यानी उसमें कोई एक विषम हो, इसको एक बहुल विकलांगता के नाम से भी जाना जाता है। विकृत हड्डियों वाले वो होते हैं जिनकी हड्डी यानी जिनके शरीर की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी होती है, वो विकृत हड्डियों वाले कहलाते हैं। ये है विरपति या अपंग बालक कहलाते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए। उसको लकवा आप जानते हो, पैरालिसिस। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ मृगी। मृगी भी इंपॉर्टेंट है। लकवा तो आप जानते हैं, पैरालिसिस हो गया यानी हमारे शरीर का कोई एक हिस्सा बिल्कुल काम करना बंद कर दे, यानी हमारे शरीर की जितनी भी नसें उनमें खून की जो चाल है वो बंद हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है? लकवा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं मृगी। देखो दोस्तों, नेक्स्ट डालिए मृगी। देखो किसे कहते हैं, देखो हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र बिंदु मस्तिष्क को माना जाता है। जब मस्तिष्क को आघात लगने पर हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। हम खड़े की अवस्था में गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। यह अवस्था मृगी कहलाती है। यानी यह अवस्था क्या कहलाती है? मृगी कहलाती है। यानी हमारे शरीर का जो एक नियंत्रण केंद्र बिंदु है वो मस्तिष्क को माना जाता है। यानी हमारे पूरे शरीर की जितनी भी संचालित क्रियाएं होती हैं, जो पूरा कंट्रोल हमारे शरीर पर करता है, वो मस्तिष्क करता है। जब हमारे मस्तिष्क को चोट लगती है, आघात लगती है, तो हमारे पूरे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। खड़े की अवस्था में गिर जाते हैं, दांत घिस जाते हैं, मुंह से झाग आने लगता है, बेहोश हो जाते हैं। तो इस अवस्था को क्या कहा है? मृगी या दौरा कहा है। अब देखो ये प्रकार किसके कितने होते हैं? इसके 3 प्रकार होते हैं। देखो पहला सामान्य दौरा, दूसरा आंशिक दौरा और तीसरा खुदरा दौरा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इनको बताता हूँ। ये 3 प्रकार का होता है, सामान्य दौरा, आंशिक दौरा, खुदरा दौरा। एक नोट डाल के आप लिखेंगे मृगी सेरिब्रम पाल्सी से पीड़ित लोगों में
पाई जाती है। अब समझो मृगी किसे कहते हैं, यानी हमारे शरीर का जो संतुलन केंद्र बिंदु होता है वो मस्तिष्क को माना जाता है। मस्तिष्क को आघात लगने पर हमारे पूरे शरीर की क्रिया बिल्कुल एकदम से विफल हो जाती है, यानी कंट्रोल नहीं रहता। हम खड़े की अवस्था में गिर जाते हैं, मुंह में झाग आने लगता है, दांत भिंचे और बेहोश हो जाएं, इस अवस्था को कहा जाता है मृगीय दौरा। ये 3 प्रकार का होता है, एक होता है सामान्य दौरा, एक होता है आंशिक दौरा, एक होता है खुदरा दौरा। सामान्य दौरा कौन सा होता है कि इसमें हम खड़े की अवस्था में, जैसे सपोज एक व्यक्ति बिल्कुल सामान्य रूप से खड़ा है, अचानक से उसे चक्कर आने लगे, मुंह में झाग आने लगे, धरती पर गिर जाए और बेहोश हो जाए, तो वो कौन सा दौरा होता है? सामान्य दौरा। यानी व्यक्ति खड़े की अवस्था में गिर जाता है, उसके दांत बिछ जाते हैं, मुंह से झाग आने लगता है और वह बेहोश हो जाता है, वो कौन सा दौरा कहलाता है? सामान्य दौरा। आंशिक दौरा किसे कहते हैं? यह व्यक्ति के एक शरीर के छोटे हिस्से से शुरू होता है और पूरे शरीर में फैलता है। समझिए एक व्यक्ति खड़ा, पहले उसकी एक उंगली छोटी नाखून सुन्न होगा, धीरे धीरे फिर उसके हाथ, फिर पूरा शरीर ऐसे, यानी किसी व्यक्ति के एक शरीर के छोटे हिस्से से शुरू होकर वह दौरा पूरे शरीर में फैलता है, वो कौन सा कहलाता है? आंशिक दौरा। खुदरा दौरा ये व्यक्ति की चेतना से संबंधित था। मैंने आपको फ्राइड की जब वीडियो बनाई थी उसमें व्यक्ति के 3 मन पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था चेतन मन, एक पढ़ाया था अर्धचेतन और एक होता है अचेतन। यानी खुदरा दौरा डायरेक्ट व्यक्ति के चेतन अवस्था को अटैक करता है, ठीक है। अब मृगी किस व्यक्ति में सबसे ज्यादा पाई जाती है? जो सेरिब्रम पाल्सी से पीड़ित लोगों में पाई जाती है, यानी एक मस्तिष्क की एक कोई बीमारी होती है सेरिब्रम पाल्सी, उससे ज्यादा पीड़ित लोगों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। आप इनको नोट कर लीजिए, मैं इनको फिर अब लिखाता हूं। आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग आ रही है सामान्य दौरा। देखो इस दौरे में व्यक्ति सामान्य अवस्था में रहता है, वह खड़े की अवस्था में गिर जाता है, उसके दांत भिंच जाते हैं तथा मुंह से झाग आने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। ये कौन सा दौरा होता है? सामान्य दौरा होता है। यानी खड़े की अवस्था में गिर जाना, बिल्कुल सामान्य रूप से खड़ा हुआ है, अचानक से उसे दौरा पड़ गया, गिर गया, दांत बिछ के उसके मुंह से झाग आने लगा, हाथ पैर फेंकने लगा, फिर बेहोश हो गया। कौन सा दौरा होता है? सामान्य दौरा। दूसरा आता है आंशिक दौरा। यह दौरा व्यक्ति के शरीर के एक छोटे हिस्से से शुरू होकर
संपूर्ण शरीर में फैलता है। ठीक है, तीसरा होता है खुरदरा दौरा। इसका संबंध व्यक्ति की चेतनावस्था से होता है। ठीक है दोस्तों, अगर उसने पूछा खुरदरा दौरा का संबंध व्यक्ति की किस अवस्था से होता है, तो व्यक्ति की चेतना अवस्था से होता है। सामान्य दौरा, खड़े की अवस्था में गिर रहा है, उसके दांत बेच रहा है, हाथ पैर फेंक रहा है, मुंह से झाग रहा है, बेहोश हो रहा है। आंशिक दौरा व्यक्ति के एक शरीर के छोटे हिस्से से शुरू हो रहा है, सपोज उसके हाथ का एक अंगूठे के नाखून पहले सुन्न हो रहा है, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है। खुरदरा दौरा डायरेक्ट व्यक्ति की चेतना अवस्था को अटैक करेगा। ये था दोस्तों विकलांगता। अब इनकी मैं संस्था लिखा दे रहा हूँ, जो कंपलसरी एक आती है सुपर टेट में, आप इनको नोट कर लीजिए। फिर मैं इनकी संस्था लिखा दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है कि अपंग विकलांग संस्थान कहाँ पर है, दृष्टिहीन विकलांग संस्थान कहाँ पर है, मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर है, श्रवणहीन विकलांग संस्थान कहाँ पर है, ये मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, आप इनको नोट कर लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय विकलांग संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? देहरादून। देहरादून। दूसरा राष्ट्रीय श्रवणहीन विकलांग संस्थान मुंबई। राष्ट्रीय मूक बधिर विकलांग संस्थान मुंबई। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद। बहुल विकलांग संस्थान चेन्नई। राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान कोलकाता।
ठीक है दोस्तों, एक और आता है राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण परिषद संस्थान, ये है दोस्तों कटक। ये दोस्तों इसके संस्थान है। यहाँ से कंपलसरी एक क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। अगर उसने पूछा राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान कहाँ पर है, देहरादून। राष्ट्रीय श्रवणहीन विकलांग संस्थान कहाँ पर है, मुंबई। राष्ट्रीय मूक बधिर विकलांग संस्थान कहाँ पर है, मुंबई। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर है, सिकंदराबाद। राष्ट्रीय बाहुल विकलांग संस्थान कहाँ पर है, चेन्नई। राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान कहाँ पर है, कोलकाता। और राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण परिषद संस्थान कहाँ पर है, कटक। ये था दोस्तों। अगर दोस्तों कोई किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं 8865922642। ठीक है दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों ये था विशिष्ट बालक का तीसरा पार्ट। पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें विशिष्ट बालक और प्रतिभाशाली बालक। दूसरा पार्ट पढ़ाया था मैंने उसमें पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, विरपति बालक और बाल अपराध बालक। तीसरे पार्ट में दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया विकलांग बालक। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ठीक, धन्यवाद।